चलो आज अपने पास है बोर्ड पैटर्न मॉडल पेपर, ठीक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको आंसर्स देने हैं। देखिए कितनी तैयारी है। सो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, समझे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दो एक तरह का, एक तो था तुमने पढ़ा था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एक है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि KF, ठीक है। आपको KF की यूनिट बतानी है, क्या यूनिट है बोलो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF की यूनिट कहाँ पढ़ा था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, याद है? हाँ, डेल्टा TF इक्वल्स टू I वेंटो फैक्टर इंटू KF इंटू क्या था M मतलब क्या था मोलैलिटी, ठीक है। तो देखो मोलैलिटी है मोल पर kg, ठीक है। इसका कोई यूनिट था नहीं, और डेल्टा TF क्या टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर किस में होगा केल्विन में। तो अब इसकी यूनिट क्या आई केल्विन, किलो ऊपर चला जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा, तो इसकी यूनिट आएगी किलो केल्विन अपॉन मोल, यानी कि मोल इनवर्स। क्या आंसर होगा बी, क्लियर। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी बी, किलो केल्विन मोल इनवर्स। अगर इसकी जगह इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आता KB तो भी आंसर सेम, आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना। TF की जगह TB होता तो वो तो भी टेम्परेचर ही था ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए LNR और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसकी ढाल मतलब स्लोप। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है ना, और आपको क्या करना है LNR और T के बीच का स्लोप बताना है, ग्राफ में स्लोप बताना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो, K इक्वल्स टू क्या था बोलो 1/T, फिर ln R0 अपॉन R, ये था। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि ln R0 अपॉन R एक तरफ कर दूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा KT। लेकिन तुम्हें तो ग्राफ ln R और T के बीच खींचना है, तो इसको वापस लिखूँ log A अपॉन B क्या होता है log A माइनस log B, तो ln R0 माइनस ln R इक्वल्स टू KT, ठीक है। अब ये R0 उधर ले जाओ, साइन बदल दो, तो क्या मेरा इक्वेशन ऐसा आएगा ln R इक्वल्स टू माइनस KT, है ना, प्लस ln R0, ठीक है। एक स्टेप आगे चली गई मैं, पहले इसको यहाँ ले जाओ तो माइनस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो अब मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है ln R और T के बीच, तो ग्राफ तो प्लॉट कर लेंगे। स्लोप दिख रहा है किसके बराबर माइनस के, है ना भाई। ये आपका y एक्सिस पे रखना है, इसको क्या करना है y एक्सिस पे रखना है ये, तो y एक्सिस पे क्या आएगा ln R। इसको x एक्सिस पे रखना है, ठीक है, तो x एक्सिस पे क्या आएगा T, है ना। और ये क्या है इंटरसेप्ट, और ये माइनस M क्या होती है ढाल स्लोप, और आपके पास क्या आएगा माइनस K। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका स्लोप आएगा माइनस K, क्लियर है। नेक्स्ट डायामैग्नेटिक बताना है, प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक क्या होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 0, है ना। देखो प्रति मतलब प्रतिकर्षित करना, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करना, रिपेल करना। इंग्लिश में डायामैग्नेटिक, डाया मतलब दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मुझे बताओ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ पेयर्ड होने चाहिए, अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है Zn+2। देखो Zn का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है क्या, Zn है 3d10 4s2, तो Zn+2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3d10, तो मुझे तो कोई अनपेयर्ड नजर आया नहीं, सारे पेयर्ड है ना। तो डायामैग्नेटिक आंसर हो जाएगा Zinc+2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट देखो कायरल ढूंढो फटाफट। कायरल समझ गए, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है, उसे कायरल बोलते हैं। इनमें से कायरल सेंटर ढूंढो, फर्स्ट थर्ड दोनों। देखे देखो फर्स्ट वाले में ये अगर कार्बन है ना, तो यहाँ तो मिथाइल दिख रहा है, एक OS दिख रहा है, बाकी ये इतना बड़ा ग्रुप है ना 1 2 3 और चौथा H, तो यहाँ तो कायरल है।
यहाँ है नहीं, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम है ना। यहाँ है क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट क्या है, सेम है। और यहाँ है, देखें देखो ये तो इथाइल है ना, CH2CH3 ये क्या है, इथाइल है। ये क्या है, मिथाइल है। एक Br है और एक H, तो 2 जगह कायरल सेंटर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 2 जगह आपके पास कायरल सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है NiCO4 में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। अगर लिखा ही नहीं निकल का बताओ, तो ऑब्वियसली निकल का ही पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है। ठीक है, वैसे तो लिख देगा, बट नहीं लिखा है तो आपको दिमाग तो है ना कि किस में लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका पूछ रहा है। ठीक है, तो निकल का क्या मान लो, X प्लस 4 इंटू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है ना, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो NiCO4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अच्छा, इसमें क्या बोले अपन, IUPAC नेम क्या होगा, टेट्रा, क्योंकि 4 है। CO का नाम होता है कार्बोनाइल, तो टेट्रा कार्बोनाइल। Ni का नाम निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है, तो हमने ये चलो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, मेटाक्रिसॉल का IUPAC। क्रिसॉल क्या होता है, जल्दी बोलो। मेटा मतलब 1 और 3 वाली पोजीशन। ठीक है, क्रिसॉल एक तो OH और दूसरा CH3। एक मिथाइल होना चाहिए और एक CH3 होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे क्रिसॉल। तो ये है मेटाक्रिसॉल। ठीक है, अब IUPAC तो भाई ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ढूंढ लो। सेकेंड हो गया। 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल फिनॉल को आपने मेटाक्रिसॉल बोला है, तो आंसर हो गया 2। क्लियर है। नेक्स्ट, A और B को आइडेंटिफाई करना है। देखो A और B डाइल्यूट OH, टेम्परेचर 293 मतलब रूम टेम्परेचर है ना, तो 293 केल्विन पे आपको ये इस तरह का कंपाउंड दे रहा है, तो A और B पहचानो। अब देखो, अगर कुछ भी दिमाग नहीं चले तो इतना तो क्लियर है कि A में भी बेंजीन रिंग है और B में भी बेंजीन रिंग है, और कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन पॉइंट ये है, मतलब ये चीज़ अलग होनी चाहिए थी और ये चीज़ अलग होनी चाहिए थी। और डाइल्यूट बेस तो हमें याद है कुछ, एल्डोल कंडेंसेशन है ना। डाइल्यूट बेस कौन सी इक्वेशन के ऊपर लिखा था, एल्डोल कंडेंसेशन है ना, तनुसार की उपस्थिति में होती है। और एल्डोल कंडेंसेशन में देखो आंसर भी तो आपका वही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन तो ही ना ये। तो अब मैं क्या लेती कि ये ऐसा एल्डोल, फिलहाल ये कीटोल है तो कीटोल बनता, कीटोल है ना, है ना। कीटोल भी नहीं, मतलब इसको क्या बोलूँ, कीटोन है, तो एक तो मैंने कीटोन लिया ही होगा। तो देखो, अगर मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करना होता तो पहले वाले में ये कह रहा है बेंजीन होना चाहिए था और CH भी होना चाहिए था। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में एक से क्या मांगते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप, तो ये बेंजल्डिहाइड है। और दूसरे से क्या लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, तो दूसरा इसका कुछ ऐसा है कि आपके पास CH C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ये तो दिखा रहा है, ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि होगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से। ठीक है, और इसका मुझे पता है एल्डोल कंडेंसेशन में मुझे तो अल्फा हाइड्रोजन लेना था, तो मैं एक हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेती हूँ, फिर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये OH हो जाता था, है ना। तो अगर डाइल्यूट बेस होता तो मेरा आंसर कुछ ऐसा होता कि भाई ये बेंजीन है ना, ये CH, ये OH, आगे क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। ठीक है, तो ये कुछ कीटोल तो बन गया। और अगर मैं इसको गर्म करूं, है ना, एल्डोल हो कीटोल हो, अनस्टेबल होता है ना, तो अगर आप इसको हीट करो तो यहाँ से OH और ये अल्फा हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा वाटर, तो आप यहाँ पहुँच ही तो रहे हो सेम। ठीक है, तो हमारे पास है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और फिर से क्या आ गया, बेंजीन। सही। तो आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया, दिमाग लगाओ। A क्या लिया है आपने, बेंजल्डिहाइड, और B क्या लिया है, एसिटोफिनॉल, तो है कुछ थर्ड। हाँ, आपने बेंजल्डिहाइड लिया है और आपने एसिटोफिनॉल लिया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन C, थर्ड। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
अगर इथाइल क्लोराइड के 2 मोल की रिएक्शन किससे कराई जाए? मिथाइल अमाइन से। मतलब तुम्हारे पास मिथाइल अमाइन है, ठीक है, CH3NH2, तुम इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से कराओ, कुछ ना कुछ तो बनेगा, फिर वापस कराओ, क्योंकि क्वेश्चन में 2 मोल इथाइल क्लोराइड के 2 मोल की रिएक्शन आपको करानी है मिथाइल अमाइन से। फिर जो आंसर है उसका यूपीएससी नाम बताना है। सोचो क्या करूं सबसे पहले स्टेप में HCl बाहर निकाल दूं। तो पहला स्टेप मेरा कह रहा है कि ये कुछ ऐसा आएगा, CH3NH2H5, सही, क्योंकि मेरे पास ये NH है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ मिथाइल अमाइन, तो ये तो मुझे दिख रहा है ना। इसको गर्म कर देते हैं, ये बन गया। फिर क्या करूं? फिर HCl बाहर निकाल दूं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये हो गया CH3NC2H5 और C2H5, ठीक है। अब इस कंपाउंड का यूपीसी नाम बताना है। लॉन्ग चेन 2 की है, देखो इथेनामाइन, बात तो सही, C2H5NH2 क्या होता? इथेनामाइन, है ना। जैसे मेरे पास अगर ये कंपाउंड है CH3CH2NH2, तो मैं कहूँगी ये इथेनामाइन है। अब आपने कहा एक हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ मिथाइल लगा दूँ, तो ये हो गया N मिथाइल इथेनामाइन। फिर आपने कहा नहीं, दूसरा हाइड्रोजन हटा के मैं क्या लगा रहा हूँ? इथाइल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इथेनामाइन तो अभी भी है, तो हमारा आंसर है N इथाइल, N मिथाइल इथेनामाइन, यानी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी। क्लियर है, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट, कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है डैश का एक्व सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए है। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, एक्व सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहला तो बनेगा आपका कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए है। दूसरा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अमीन देता है, कौन सा? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन सी है, पहचानो। कार्बाइल अमाइन किसको कहता है? आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होता था हमारे पास? एक तो अमाइन होता था, सही, फिर क्या होता था? क्लोरोफॉर्म, और फिर क्या होता था? KOH, है ना। 3 Cl है तो 3 KOH, याद करो, पढ़ी तो थी हमने। तो अमाइन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, KOH ले लो। तो पहले स्टेप में ये 3 KCl तो गए। अब आपकी तीनों हाइड्रोजन एक्टिव है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 OH, वाटर चले गए। तो हमारा आंसर है RNC, है ना। तो मेरे पास आया RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको हम कार्बाइल अमाइन बोल रहे हैं, कार्बाइल अमीनो एल्केन, ठीक है। तो ये कौन सा अमाइन दे रहा है? ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री, है ना। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन सा अमाइन देगा? 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपका देगा प्राथमिक एमीन, या फिर आपका आंसर होगा 1 डिग्री अमीन। क्लियर है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपका देगा प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, समेरियम का मेल्टिंग पॉइंट। समेरियम एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, कहाँ पढ़ा था? लैंथेनॉइड्स कि एक्टिनॉइड्स? एक्टिनॉइड्स। देखो समेरियम, लैंथेनॉइड के कौन से थे? लाख, सोचा, पर, नाथी, प्रेम की, सीमा। सीमा मतलब क्या था? समेरियम, ठीक है। अब ये डेटाबेस, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट कल इसका पूछ ले, परसों इसका पूछ ले, ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा आएगा तो याद नहीं होता, इसलिए मैंने भी लिख रखा है कि समेरियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1345 केल्विन, ठीक है। याद रखना मुश्किल है, पर ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ये। अब DDT फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक डैश है। DDT क्या है? DDT क्या है? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है। डाइफिनाइल भी ठीक है। टेट्रा कहाँ से आया? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है।
क्लोरल की रिएक्शन, है ना, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करानी। ठीक है, तो डीडीटी है क्या, क्या काम आता है डीडीटी? नहीं मतलब ऐसे डीडीटी, आप डीडीटी पाउडर होता है, क्या करते हैं? मच्छर मारते हैं। जानवर कौन से मारते हैं? मच्छर मारते हैं। हाँ, सड़क पे डालते हैं, कोई भी नेता वेता आने वाला होता है उसमें डीडीटी डाल दो। तो डीडीटी क्या होता है? मच्छर मारने की दवाई है, मतलब इंसेक्टिसाइड है। तो डीडीटी फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड हो गया, लेकिन कीटनाशी, जानवर मारने, कुत्ते बिल्लियाँ दोनों मारेंगे, इंसेक्टिसाइड है। क्लियर? छोड़ा था एग्जाम में ये, हाँ बढ़िया, क्लियर है, ये याद है, इसलिए मेरा पूरा घूम जाएगा एक बार ना, पूरी केमिस्ट्री घूम जाएगी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 कंपाउंड, एक तो मेरे पास यूरिया है, एक AlCl3 है, एक NaCl है, एक MgCl2 है। मुझे बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मुझे बताना है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, बोलो। ठीक है, मोलेलिटी बराबर है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू मोलालिटी। तो भाई इनको घोलना पानी में, इनको थोड़ा ना बॉईल करेंगे, यूरिया तो सॉलिड है। आप इसको क्या करो, पानी में घोल दो, सोल्यूशन बना दो और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। ठीक है, विलियन लिखा है ना 0.1 m सोल्यूशन, तो एक को सोल्यूशन मान के चलो। ठीक है, या जो भी है उसका ये भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास फॉर्मूले में आगे आया था आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, टूट रहा है तो उसके हिसाब से, और कंबाइन हो रहा है या डाइमर ट्राइमर तो उसके हिसाब से। तो मुझे बताओ कि यूरिया में क्या रहेगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। तो यूरिया तो ना तो कोई डिसोसिएट होना है, ना ही यूरिया क्या होना है, एसोसिएट। भाई यूरिया तो यूरिया ही रहेगा, पानी में जाएगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा ना। तो तुम कहोगे भाई यूरिया तो ना टूटता है ना कोई जुड़ता है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? 1 है ना। ऑब्जर्व्ड मोल 1, थ्योरेटिकल मोल 1। अगर मैं 1 मोल डालूंगी ना तो पानी में जाके 1 मोल ही रहेगा। लेकिन जब मैं AlCl3 की बात करूं तो AlCl3 मैं तो 1 मोल घोल दूंगी, लेकिन पानी में जाके Al अलग और Cl अलग। तो मैं तो 1 घोल रही हूँ, लेकिन पानी में जाके कितने मोल हुए? 4 हो गए ना। तो AlCl3 का वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? 4 हो गया। ठीक है, अब NaCl तो आपने 1 मोल घोला पर पानी में जाके 1 मोल थोड़ा है, Na अलग है, Cl अलग है, तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? 2। और MgCl2, MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर 3 है, Mg+2 और 2Cl-। तो MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 3। अब आप देखो कि Kb इंटू मोलालिटी तो सेम है ना, तो जितना ज़्यादा आई होगा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? AlCl3। और सबसे कम यूरिया। आपको बोला ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे कम वाला लिख दो। तो हम सबसे पहले यूरिया लिख देते हैं। ठीक है, यूरिया से ज़्यादा NaCl, फिर MgCl2, सही है। तो यूरिया से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा NaCl, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा MgCl2, और उससे ज़्यादा क्या आएगा? AlCl3। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्लियर। और फ्रीजिंग पॉइंट होता तो उल्टा करते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एलिवेशन, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? डिप्रेशन। भाई आप AlCl3 मिला लो तो 4 गुना कम कर देगा, आपका 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा कमी कौन लाता? AlCl3। तो आंसर उल्टा हो जाता। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि बी बॉइलिंग पॉइंट क्या था? एलिवेशन। आप तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ाओगे, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या करोगे? घटाओगे, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको ये रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है ना। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो। पहले भी क्या करना है आपको पता है? रेट एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो सांद्रता पद है, इसकी पावर को जोड़ देते हैं। तो पावर है हाफ और हाफ, तो आंसर क्या है? 1। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखो, इसमें ऑर्डर क्या आएगा? -½ हो जाएगा, क्योंकि पहला तो पावर हाफ है
और दूसरा -1, तो आंसर क्या आया? -12। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है -12। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, कीलेट से क्या समझते हो? कीलेट कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कीलेटिफाइंग लीगेंड है ना, वे संकुल जिनमें कीलेटी कारक लीगेंड है, कीलेटिफाइंग लीगेंड्स है। अब ये कौन से हुए? तो हम कहेंगे कि ऐसा लीगेंड जिसमें डोनर एटम कितने हैं? एक से ज्यादा। एक डोनर एटम होगा तो एक ही बॉन्ड बनाओगे ना, लेकिन एक ही लीगेंड में 2 डोनर एटम होंगे तो ऊपर से भी बॉन्ड बनाएगा, नीचे से भी बॉन्ड बनाएगा, तो बंद हो जाएगा ना, रिंग बन जाएगी, है ना। तो आपको बताना है ऐसे लीगेंड जिनमें डोनर एटम की संख्या, है ना, ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम की संख्या क्या है? तो आप कहेंगे डोनर एटम 2 या 2 से ज्यादा है। क्लियर? तो उनमें क्या होगा? तो उनमें जब लीगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो रिंग बनती है। जैसे मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूँ, कोबाल्ट EN होल थ्राइस, है ना, और बाहर मैं लिख देती हूँ Cl3, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि सेंट्रल एटम तो मेरे पास कोबाल्ट था, कोबाल्ट +3, अब एक EN क्या करेगा? 2 जगह से बॉन्ड बनाया तो ये रिंग होगी ना, है ना। फिर ये यहाँ से भी 2 बॉन्ड बन गया और ये ऐसे इस तरह से भी बॉन्ड बन गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि उसने पूछा ना कॉम्प्लेक्स, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कीलेटिफाइंग कॉम्प्लेक्स जिनमें कीलेटिफाइंग लीगेंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, एक्वस सॉल्यूशन में बाईवेलेंट आयन, बाईवेलेंट मतलब समझे ना, इसकी वैलेंसी 2 है, द्विसंयोजी 2 संयोजकता, वैलेंसी 2 है। आपको फाइंड करना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एटॉमिक नंबर 25 है। मतलब एटॉमिक नंबर 25 किसका हुआ? मैग्नेटिक। अब याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप M लिख दो, ठीक है। लेकिन मुझे Mn नहीं चाहिए, मुझे तो Mn+2 चाहिए, क्योंकि आपने तो बाईवेलेंट बोला है। तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 25 पे क्या होता है? 18 पे क्या होता है? 18 में आर्गन, 4s2 पे 20, 3d5, 25। अब आपने कहा नहीं Mn+2, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्गन और 3d5। तो अब मुझे बताओ 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है ना। एक कैसे हुआ? 3d5 बोलो, 3d5 है ना, 1 2 3 4 और 5 हुए, ठीक है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 5 है, म्यू का फॉर्मूला बोलो। रूट n+2, सही कह रही हूँ, म्यू इक्वल्स टू रूट n+2। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 और 5+2 35, तो 36 का रूट 6 होता है ना, तो 35 का क्या होगा? 6 से थोड़ा कम। तो मैंने तुम्हें कहा था 5 पॉइंट और नियर टू 6, तो 5.9 लिख दो, 5.8 लिख दो, आप खाली लमसम लिख दे रहे, लगभग बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने 5.88 लिख दिया, 86 लिख दिया, लमसम बताना आपको, लगभग इतना बैठेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यूरिया का M/10 सॉल्यूशन है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ठीक है। तो आपके पास डेटा क्या क्या है? एक तो टेम्परेचर 27 मतलब केल्विन में कन्वर्ट करो, टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी होगी? M/10 मतलब 1/10 यानी 0.1 हो गया, ठीक है। और यूरिया के लिए वेंटो फैक्टर कितना? 1। अभी तो पढ़ा था, यूरिया का तो कुछ होना नहीं है, तो यूरिया का I कितना है? 1, और R की वैल्यू को दे ही रखी है इसने, है ना। फॉर्मूला बता दो मुझे तो खाली, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है, हाँ, पाई इक्वल्स टू CRT, या वैसे लिखेंगे ICRT। एग्जाम में देखना चाहता है, आपको पता तो है कि यूरिया का I1 है, या पता नहीं आपने CRT लगाया तो आपने मन में सोच लिया I1 है, लिखा ही नहीं, तो क्या पता आपको पता ही नहीं, तुक्के में सही हो गया, 10 चीज़ें हो सकती है, इसलिए आप I लिखोगे, है ना। आप मेंशन करोगे मुझे पता है कि यूरिया का I1 है, फिर भी मैंने लिखा है, फिर बाद में इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। अब तो आप कर ही लोगे। देखो कंसंट्रेशन को क्या कर दो? 1/10, R की वैल्यू देखो
0.082 लीटर इंटू ATM, तो आंसर तुम्हारा ATM में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.082 और टेम्परेचर कितना 300 Kelvin। ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा कितना है 1 2 3 क्या हुआ हाँ 2.46 ATM। ठीक है, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2.46 ATM। क्लियर है, सिंपल है, ये भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। चलो, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती भाई? काइनेटिक्स में से पूछ लिया, आप बताओ। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी तो होती है 2 और ऑर्डर कितना होता है फर्स्ट। एग्जाम्पल दो। इन एस्टर जल अवघटन कौन सा, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक है ना। आपको देखो सबसे पहले एग्जाम्पल ही पूछा उसने, आपको बताना है एसिडिक मीडियम में एस्टर हाइड्रोलिसिस, वही पकड़ेगा एग्जामिनर। ठीक है, और इससे आप समझा भी सकते हो, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अवघटन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको कहा था आपको लेना है एस्टर। ठीक है, CH3COO(C2H5), ये हमने ले लिया एस्टर, है ना। आप इसमें पानी मिला दो, मीडियम आपको एसिडिक रखना है। क्लियर? अब होगा क्या होगा, इसका लिविंग ग्रुप ये ना, तो हम कहेंगे इथेनॉल निकल जाएगा और एसिटिक एसिड बनेगा। तो आपका आंसर है एक तो एसिटिक एसिड और एक इथेनॉल। अब इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक तो एस्टर पार्टिसिपेट कर रहा है और एक वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जल की सांद्रता आधिक्य में होती है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि स्पीड वाटर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। और इसमें नहीं, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में, आधिक्य में है, तो स्पीड कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करती। तो हम कहेंगे कि अच्छा, अब जब हम क्या बोलते हैं इसको स्टडी करें प्रैक्टिकली कि भाई ठीक है मैं इसको डबल करूँ ट्रिपल करूँ, स्पीड पे क्या फ़र्क आता है, तो इस पर तो फ़र्क आता है ना। एस्टर डबल करती हूँ तो शायद स्पीड डबल हो जाए, लेकिन वाटर कंसंट्रेशन डबल करो आधी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लग रहा है भाग तो 2 जने ले रहे, है ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1 है। अब एक क्रिया कोटि 1 है, उसे हम बोलेंगे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के दे दिया तुम्हें, कितना है 5/10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड बताना है। बोलो 0.693 फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड बताओ। टी हाफ, फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/K। ठीक है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻40। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो आंसर सेकेंड्स में आ जाए। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, टी हाफ और आयुकाल जो है दैट इज 0.693 डिवाइड बाय K। क्लियर है? सिंपल। ये भी था काइनेटिक्स का, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर वाला भी काइनेटिक्स का, और रेट एक्सप्रेशन दे दिया और आपको क्या करना था, ऑर्डर निकालना था, वो भी किसमें से, काइनेटिक्स के अंदर से। ठीक है, कर लोगे? सिक्स 93/55 ही तो करना है और मल्टीप्लाई विद 10⁻12। ठीक है, बस छोड़ दो उसको, बाद में कर देना। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, IUPAC नेमिंग देनी है भाई। बोलो पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे Fe की निकालनी है, तो 3 पोटेशियम, 1 पोटेशियम 1, 3 पोटेशियम 3 से मल्टीप्लाई कर लो,
Fe को X मान लो, C2O4 क्या होता है? ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेटो लिखना है यहाँ पे तो, ठीक है। तो चार्ज कितना? -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू 0, है ना भाई? याद रखना आपको, C2O4 -2 होता है, बाकी तो बन जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई, ठीक है। अब नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? पोटेशियम, है ना? आपको नंबर मेंशन नहीं करना है। काउंटर आयन, साधारण आयन का नाम लिखो। तो सिंपल आयन मेरा पोटेशियम है, मैंने पोटेशियम लिख दिया। अब लीगेंड संख्या, लीगेंड कितने? 3, तो क्या लिखूं? ट्राई। लीगेंड का नाम ऑक्सीलेटो, क्योंकि नेगेटिव लीगेंड है तो ऑक्सीलेटो, ठीक है। फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, अगर ये पोटेशियम है तो ये नेगेटिव है ना, तो लीगेंड नेगेटिव है तो O, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो 8, है ना? तो मैं कहूँगी Fe को तो हम फेरम बोलते हैं, तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3, कोई डाउट नहीं। अब वहां देखो मरकरी वाला क्या करे? मरकरी को मान लो +2, कोबाल्ट को ले ले कितना? X, और SCN थायोसाइनाइडो, है ना, -1। SCN क्या होता है? -1, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, थायोसाइनाइडो -1 मल्टीप्लाई विथ 4, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे भी लीगेंड 4 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आएगा। अब क्या करें? मरकरी सेकंड, क्योंकि मैंने जो बाहर मरकरी लिया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2, मरकरी +1 भी तो होता है ना? तो हम कहेंगे इसका नाम लिखना है सबसे पहले मरकरी सेकंड। अगर बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा हो, भाई पोटेशियम में तो 1 ही होता है, सोडियम में तो 1 ही होता है, लेकिन मरकरी तो 1 और 2 दोनों होता है ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ मरकरी सेकंड है, ठीक है। अब बोलो लीगेंड संख्या 4, टेट्रा थायोसाइनाइडो, ठीक है। SCN है ना, हाँ, थायोसाइनाइडो, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना? और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो थायोसाइनेट S कर देना, थायोसाइनाइडो नहीं लगे तो थायोसाइनेट लिखा ना तो कनेक्शन डैश करके S, मतलब S सल्फर से जुड़ा हुआ है, डोनर एटम इसका सल्फर है। चलो सिसप्लैटिन का यूज बताओ, क्या होता है सिसप्लैटिन का? तो फॉर्मूला बताओ। हाँ, PT, सिसप्लैटिन का फॉर्मूला बोलो। PT हो गया NH3 और Cl2, इसके समकक्ष रूप को सिसप्लैटिन कहते हैं, ठीक है। सिस मतलब दोनों अमोनिया 90 पे और दोनों Cl भी 90 पे, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा है, 2 अमोनिया इधर लिख दो 90 डिग्री पे, और 2 Cl उधर लिख दो, वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। इसको हमने बोला सिसप्लैटिन, चलो मान लिया। और अब यूज क्या है? एंटी कैंसर। सिसप्लैटिन का यूज है एंटी कैंसर एजेंट। ये आपके नीट में 2 या 3 बार पूछा हुआ है मेडिकल एग्जाम्स में, 2005 में, 11 या 12 में, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो सिसप्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट मतलब ये कैंसर के ट्यूमर्स को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, इसलिए, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखनी है। 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो तुम मुझे बताओ अल्कोहलिक KOH आते ही दिमाग में क्या आया? बीटा एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH, देखो एक्वस KOH आए तो सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, और अल्कोहलिक KOH आए तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट कराना है, ठीक है। अब देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो हम लगा लेते हैं, देखो 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ठीक है। तो जब मैं 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराऊं तो अल्कोहलिक KOH आती है, हमें तो आ गया, अच्छा ठीक है, बीटा एलिमिनेशन करना है, यानी बीटा हाइड्रोजन को भगाना है। अब देखो ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो तो अल्फा, तो ये आपका बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालने की सोच रहे हो तो 1 ब्यूटी, और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालने की सोच रहे हो तो 2 ब्यूटी, तो फिर यहाँ आपके कौन सा नियम लग जाएगा? सैजिफ। तो सैजिफ का कहना है कि अगर 2 एल्कीन बनने की संभावना है बीटा एलिमिनेशन से, तो ज़्यादा कौन सी बनेगी?
हाँ, जो ज़्यादा सममित होगी, जो ज़्यादा सिमेट्रिक होगी। तो ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है? 2-ब्यूटी। तो आपको यहाँ लिखना है मेजर लगभग 80% और यहाँ लिखना है माइनर 20%। क्लियर है? समझ में आ गया? उसने सिर्फ रिएक्शन पूछी है ना, लेकिन केवल रासायनिक समीकरण, ओनली केमिकल रिएक्शन, तो आपको इसमें थियरी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट आपको दोनों बनाओगे। क्लियर? आगे देखो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोचो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं। तो इसने कहा मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, सोडियम ले लो और एरो पे दे दिया ड्राई ईथर ले लो। क्या करूं? NaBr निकाल दूं, फिर क्या बनेगा? मीथेन। H कहाँ से लाऊं? कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में एक का 2 होता था ना, तो फिर आंसर क्या है? मिथाइल मिथाइल है ना, मीथेन थोड़ा ना है। आपने ये लिया तो मिथाइल ब्रोमाइड एक बार और लाओ, क्या भाई सही है ना? तो आपको 2 बार मिथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा ताकि 2NaBr राउंड ऑफ, माइनस निकाल दो उसको। तो आंसर क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आंसर ईथेन। अगर सीधा पूछता ना वुड्स तो तुम सही आंसर देते, है ना। लेकिन अब यहाँ फंस जाते, अच्छा मिथाइल ब्रोमाइड लिख दूँ, सोडियम लिख दूँ, ड्राई ईथर, अब क्या करूँ? और ये पक्का NaBr निकाल के खाली मिथाइल लिख दो, ऐसे करते हैं बच्चे। तो मिथाइल होता क्या है? मिथाइल तो कुछ नहीं होता, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बोलो। अमाइंस। पूरी केमिस्ट्री घूम के आओगे, मैंने कहा था। हिंसबर्ग रिएजेंट, थोड़े दिन बाद में एग्जाम है भाई, हो गए अब फाइनल तो है। बोलो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? क्या मजा कर रहे हो? अमाइंस वाले चैप्टर में बेंजीन पे क्या होना चाहिए? है बेंजीन पे SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या है कि नहीं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। क्या काम आता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट क्या काम आता है? डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस को, है ना। अगर आपने लिखा, देखो ये लिखा मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखो मान लो पूरा इक्वेशन आ जाए कि आप हिंसबर्ग रिएजेंट की सहायता से कैसे करेंगे अमाइंस को डिफरेंशिएट। तो मैं कहूँगी देखो प्राइमरी अमाइन जो होगा ना वो HCl बाहर निकाल देगा और हमारा आंसर होगा N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनेमाइड और N के साथ एल्काइल, N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अभी भी देखो ये HIN दे सकता है, एक एक्टिव हाइड्रोजन है ना, और तगड़ा लिविंग ग्रुप है। तो हम कहेंगे ये जो हमारा कंपाउंड बना ये NaOH में सॉल्यूबल है। तो 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड NaOH में घुल जाता है। लेकिन जब हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो ये मैंने ले लिया वापस हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री अमाइन में तो एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है और वो फर्स्ट टाइम तो चलो रिएक्ट भी कर जाएगा। क्या भाई चलो HCl निकाल देता हूँ। तो इस बार मेरे पास है देखो ये बेंजीन है ना, SO2NH क्या है? सल्फोनेमाइड, और यहाँ क्या हो गया? NN डाई एल्काइल। अब इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? तो अब अगर मैं इसको NaOH में घोलने की कोशिश करूँ तो मतलब नहीं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? NaOH में नहीं घुलेगा, है ना। तो NaOH में इनसॉल्यूबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट हो गया ना। 1 डिग्री रिएक्ट करता है लेकिन NaOH में घुल जाता है। 2 डिग्री रिएक्ट तो करेगा पर घुलेगा नहीं। और 3 डिग्री की बात करो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब आप कर ही क्या लोगे? ये ले लो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या होगा? तो हम कहेंगे 3 में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना। इस सवाल के बदले में आपको सिर्फ इतना लिखना था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ओवरऑल आपका ये। ठीक है, चलो कपलिंग रिएक्शन से आप क्या समझते हो? किस में पढ़ी थी आपने कपलिंग रिएक्शन? कौन से कंपाउंड में होती कपलिंग रिएक्शन? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। तो आपको बताना है BDAC
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की वो रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एजो ग्रुप अनअफेक्टेड रहता है, वे रासायनिक अभिक्रिया, दोज केमिकल रिएक्शंस ऑफ BDAC इन विच एजो ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब जिनमें एजो जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के बाहर नहीं आएगा, है ना, जिनमें एजो ग्रुप अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सी थी? 2 कपलिंग रिएक्शन थी हमारे सिलेबस में, कौन कौन सी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में क्या लूं? एक बार तो आपने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और आप ले लो फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होती। ठीक है, तो पैरा वाले से इसको रिएक्ट करा दो। यहाँ मीडियम आपका बेसिक है, देखो क्या बाहर जाएगा, HCl, और ये यूं का यूं टिक कर दो, तो मेरा आंसर है N डबल बॉन्ड N। एजो ग्रुप यूं का यूं है, देखो दोनों साइड बेंजीन है, ये आप ध्यान से देखो तो एक साइड बेंजीन है और एक साइड फिनॉल है। क्या नाम है इसका? पैरा पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। सही है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन डाई है एक तरह से, इसको ऑरेंज डाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप चेक कर लो कि आपका एजो ग्रुप जो अनअफेक्टेड है, BDAC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की वो रिएक्शन जहाँ एजो ग्रुप नाइट्रोजन बन के नहीं निकला, अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है। सेम रिएक्शन आप करा सकते थे, सोचो अगर आपके पास था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और आप इसकी रिएक्शन फिनॉल की जगह एनिलीन से कराते, है ना। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ एनिलीन, ठीक है, यहाँ आपका एसिडिक मीडियम। अब सोचो HCl निकला। अब देखो एजो बेंजीन तो यूं का यूं है, इस बार पैरा पे क्या लगाना है? अमीनो, है ना। तो हम कहेंगे देखो एजो बेंजीन तो यूं का यूं है और पैरा पे क्या है? अमीनो। तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन ये भी एक डाई है, इसको बोलते हैं एनिलीन येलो। ठीक है, क्या नाम है इसका? एनिलीन येलो। कलर इसका येलो है, एनिलीन से बनाई है आपने, है ना। तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, एनिलीन येलो। ठीक है, इन दोनों में आप देख लो एजो ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस है? किसके पार्ट है भाई ये? अभी थोड़े दिन पहले तो पढ़ा अपन ने ये वाला चैप्टर, वन शॉट। हाँ, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट पढ़ा था। तुम लोग नहीं आए थे, तुम लोग तो आए थे ना। हाँ, तो बोलो। स्टार्च के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांटा है, अल्फा अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। तो बताओ पहला ये कितना % पार्ट बनाता है स्टार्च का? 10 to 15% पार्ट ऑफ स्टार्च इज अमाइलोज, और ये 85 से 90% पार्ट ऑफ स्टार्च इज अमाइलोपैक्टिन। फिर पहला वाला पार्ट वाटर में सॉल्युबल है, दूसरा वाला वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो आप कहोगे अमाइलोज तो जल में विलेय भागे। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है और ये वाला वाटर इनसॉल्युबल है। और बताओ ब्रांच्ड, कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा अनब्रांच्ड है? हाँ, अमाइलोपैक्टिन ब्रांच्ड है। इसमें तो क्या था? 1,4 लिंकेज था। स्टार्च में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज में क्या थी? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपका अनब्रांच्ड है, यहाँ शाखाएं नहीं होती है, अशाखित भाग। ठीक है, और वहाँ पे ब्रांचिंग है ना। तो स्टार्च का वो पार्ट जो ब्रांच्ड होता है उसे अमाइलोपैक्टिन कहते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही लिंकेज थी, कौन सी? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वहाँ पे 2 थी। 1,4 तो होगी सही क्योंकि पॉलीमर है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दूसरी कौन सी थी? 1,6। भाई आपने ग्लूकोज को 1,4 से जोड़ा तो ये तो अनब्रांच्ड हुआ ना। अब ब्रांचिंग के लिए क्या करोगे? कनेक्शन लाओगे ना बीच में, तो यहाँ का 1 और यहाँ का कौन सा कार्बन? 6th कार्बन, तभी तो कनेक्शन होगा। तो यहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
और साथ साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों तरह की लिंकेज होती है। क्लियर? ये आपका था बायोमोलिक्यूल से सवाल। क्लियर है? चलो अब देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाना है। पूरा समझाओ क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? सबसे पहले बीचों बीच में क्या होता है? प्लैटिनम का पतला सा वायर होता है ना, और इस वायर को किस में बंद कर देते हैं? ग्लास ट्यूब। प्लैटिनम थिन वायर, ठीक है, सील्ड इन ग्लास ट्यूब। बेस में क्या होता है? फॉइल। किसकी? प्लैटिनम की फॉइल होती है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, काला प्लैटिनम इस पे चिपका होता है। फिर इसे एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं जो क्या देता है? H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई इसे हम एक विलयन के संपर्क में रखते हैं जो H आयन देता है और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। ठीक है, और कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं? हाँ, गुड, हाइड्रोजन गैस हम इसमें लगातार पास करते हैं, और उसके लिए भी कंडीशन थी, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। तो ये आपका जो पूरा सेटअप है इसको हम बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो शी जो है इसका SRP E0 शी कितना होता है? 0, इसलिए ये एनोड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और कैथोड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? थियोरी पूछ लिया आपसे बोर्ड एग्जाम्स में तो आप बताओगे इसमें एक प्लैटिनम का पतला सा तार होता है, बेस में प्लैटिनम की फॉइल होती है, ये प्लैटिनम वायर है, बेस में प्लैटिनम फॉइल है जिसके ऊपर काला प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है ना, ताकि आप बताओ कि भाई या तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H आयन में बदलेगी, शी एनोड कैथोड कुछ भी है ना, तो या तो हाइड्रोजन H आयन में बदलेगी या H आयन हाइड्रोजन में बदलेगा। तो आपकी ये हाइड्रोजन H आयन में बदलेगी तो सॉल्यूशन में आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन H आयन हाइड्रोजन बनाएगा तो बाहर कैसे जाएगी? तो ये प्लैटिनम ब्लैक क्या करता है? उसको एडजॉर्ब कर लेता है। आई बात समझ में? इसलिए काला प्लैटिनम इस पे चिपका रखा है ना। तो आपको बस ये बताना है, प्लैटिनम पतला सा वायर है तो टूट जाएगा, तो उसको कांच की ट्यूब में क्या कर देते हैं? सील कर देते हैं। ठीक है, H आयन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। समझ में आ गया? ये डायग्राम आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाना, नेमिंग पूरी करनी है, लेबलिंग के नंबर है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो, डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0 सेल, कितना E0 सेल? 1.1 वोल्ट है। अब आपसे पूछा है आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G0 निकालना है। ये डेनियल सेल की रिएक्शन है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 हो रहे। तो भाई n की वैल्यू 2 है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? -NF E0 है ना। तो डेल्टा G0 मानक मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो आपका फॉर्मूला है -NF E0 सेल। तो निकाल दो, डेल्टा G0 इक्वल्स टू -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F फैराडे कांस्टेंट, क्या वैल्यू? 96,500। हाँ, अगर एग्जामिनर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आप लमसम इतना मान के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो -N हो गया, F हो गया और E0 सेल हो गया 1.1। ठीक है, अब देखो ये है कूलम और ये है वोल्ट, तो कूलम इनटू वोल्ट को बोलते हैं जूल। क्लियर? क्यू भी होता है, W इक्वल्स टू क्यू भी फिजिक्स में, तो कूलम इनटू वोल्ट, आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा जूल में। निकाल दिया क्या आंसर? -21230 श्योर, एक और 0, सही है। चलो, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, लोहे पे जंग लगने से कैथोडिक सुरक्षा के लिए कोई 2 धातु के नाम, मतलब आपके पास आयरन का कोई भी आर्टिकल है ना, कोई भी लोहे की प्लेट है, ठीक है, जंग लगने का प्रोसेस पता है? रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? क्या भाई आपने पढ़ा था ना एक मैकेनिज्म एनसीईआरटी में पूरा,
कि जब लोहे पे जंग लगता है तो आयरन का होता है ऑक्सीडेशन, है ना। तो जंग लगेगा तो ये Fe जो है ना, ये आपका Fe+2 में बदल जाएगा। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तब तो जंग लगने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि आपको फैक्टर चाहिए भाई, मॉइस्चर होनी चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए, CO2 तो होती है ना। लोहे की 100 रुपये की चीज़ है तो आप थोड़ा ना ऐसा वो एटमॉस्फेयर लाओगे, नॉर्मल ऐसा तो होता ही। तो अगर ये इसमें बदल गया तो फिर जंग लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं इसके ऊपर है ना कवर चढ़ा देती हूँ मेटल का, है ना भाई। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, महंगी चीज़, आयरन का फर्नीचर ही है तो लोहे का फर्नीचर तो महंगा पड़ जाता है ना अपन को। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग से तो ये कब तक बचेगा, तो हम कहेंगे ऐसे मेटल की कोटिंग करते हैं ना जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। ऐसा मैंने क्यों सोचा, तो मुझे लगा कि जब जंग लगता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा कवर चढ़ा दूंगी जो इससे ज़्यादा क्रियाशील है तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना। तो ये कहेगा मैं क्यों छोड़ूं, मेरे से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो भाई तुम जाओ पहले, है ना। तो मेटल ऐसा कोट करना है जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब बोलो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो बहुत सारे हैं, कोटिंग किसकी करोगे। सोचो, आपने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, है ना। जिंक की कर सकते हो, देखो क्या था, लाख नहीं, लेकर बारात, है ना। क्या था, ले में लिथियम, लेकर बारात, सर पर काना, मांगे आलू, हनी, हाँ मांगे आलू। फिर क्या था, मन जन कर फकीर, है ना। अब आगे Fe आ गया तो फिर तो कम रिएक्टिव हो गए। अब इन्हें मुझे बताओ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका थोड़ा ना कोटिंग होगा। सोडियम तो आग पकड़ लेगा तो इसको बचाने के चक्कर में थोड़ा ना ब्लास्ट होगा। तो आपको मेटल जो मतलब थोड़ा सस्ता भी हो और जो मजबूत भी हो, है ना, यूँ उखड़ नहीं जाए, ऐसा लेना है। तो ऐसा हमें समझ में आता है, हाँ जिंक की कोटिंग कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम कोटिंग कर दो। इनकी भी कर सकते हो, क्रोमियम की, मैग्नीज की, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रोमियम बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, है ना। तो हम जिंक सस्ता होता है इसकी कोटिंग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सस्ता है इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एनोड बनेगा ही नहीं, है ना। ये क्या बनेगा, ये तो कैथोड बनेगा। अगर जंग लगता है, जंग तो अभी भी लगेगा लेकिन इस बार ये जाएगा ना। तो आयरन तो यूँ कहीं आयरन गया, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन लेने, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने वो रिएक्शन होगी नहीं तो इस पर जंग नहीं लगेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जिंक बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। ऑप्शन में MnO CrO तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब मरकरी सेल में आप एनोड रिएक्शन लिखो, कैथोड रिएक्शन। कौन सा सेल था मरकरी वाला, कहाँ पढ़ा अपन ने डेली लाइफ में, कहाँ होता है मरकरी सेल, बटन सेल, घड़ी में होता है, स्मॉल सर्किट है ना, कैमरा वगैरह में होता है मरकरी सेल। किसका होता है एनोड, जिंक अमलगम, है ना। मरकरी सेल में एनोड जिंक अमलगम, कैथोड मरकरी ऑक्साइड का होता है। ठीक है, ये आपका एनोड है ना, और जिंक मरकरी ऑक्साइड HgO इसका कैथोड है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप NaOH KOH काम में लेते हो, ये आपके विद्युत अपघट्य है। क्लियर, लेकिन इसे तो पूछा ही नहीं, और है ना इसने डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछी। अब देखो हम बच्चों को डायरेक्ट याद करा देते कि मान लो एग्जाम में मरकरी सेल आ जाए तो नेट सेल अभिक्रिया याद रखना, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल थी कि एनोड आपका जिंक का है, कैथोड आपका HgO है, और हमारा आंसर ये है ZnO और HgO। क्लियर है, लेकिन समस्या क्या है कि इसने ये तो पूछी ही नहीं, इसने तो इंडिविजुअल पूछी। आप तो ऐसा करो, एनोड वाली लिखो, फिर कैथोड वाली लिखो, और फिर कैंसिल करके फाइनल आनी चाहिए। अब क्या करें, तो देखो डेस्टिनेशन तो पता है ना, यहाँ पहुँचना है। तो अगर तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है तो रास्ता तो पूछ पूछ के भी जा सकते हैं, बस पता होना चाहिए जाना कहाँ है। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये तो काम में लेना ही है जिंक, और NaOH से OH माइनस काम में लेना है। Na का तो क्या ही करोगे। ठीक है, तो मैंने लिखा जिंक और मैंने लिखा OH माइनस OH। मान लो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या ही हो रहा है। ठीक है, एनोड इसका बना है, इसको मैं काम में लेऊंगी, और मुझे इतना ही पता है कि जिंक को किस में बदलना है, ZnO। तो मैंने क्या किया, जिंक को तो बदल दिया ZnO, और ये 2 OH माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वा देती हूँ। तो फिर पीछे क्या बचेगा, वाटर ही बचेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो OH OH न्यूट्रल, वाटर निकाल दूँ तो ZnO, तो थोड़ा तो मैं पहुँच गई। क्लियर, अब मेरी फाइनल इक्वेशन में ना तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन है ना कोई वाटर है,
तो मैं वापस काम में ले लेती हूँ, शायद कट जाएंगे इसे। तो अब मेरा कैथोड में क्या है मेरे पास, HgO। तो मैंने सोचा चलो एक बार तो इसको तो लिखें, और इनको काम में लेना ही है। एक तो वाटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो क्या इसका भी OH बना दूँ, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन देके 2 OH माइनस बना देती हूँ, फिर काट दूँगी, क्योंकि फाइनल में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। और मुझे Hg चाहिए था, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तो ये Hg और ट्वाइस OH माइनस। अब देखो सब काट छाट के तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सेट करके तुम्हें बनानी। क्लियर? तो ये है मरकरी सेल। वहाँ काम आते हैं जहाँ छोटा सर्किट चाहिए, ठीक है, स्मॉल सर्किट रिक्वायर्ड, चाहे आपके हियरिंग एड्स हो, सुनने के उपकरण हो, या हम बोले घड़ी हो, है ना। फिर आपने पढ़ा था मरकरी सेल का पोटेंशियल, मतलब आपकी घड़ी जो है काम करना एकदम से बंद हो जाती है। बाकी नॉर्मल जब लैब में सेल काम है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। फिर वो जैसे रिमोट वाला सेल है तो वीक होता है, ये वीक नहीं होते तो काम कर रहा है, या फिर डेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ना आपका NaOH KOH, ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज हो, ये लुगदी के फॉर्म में है, पेस्ट के फॉर्म में है। तो पेस्ट है तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, वो तो है जो ये, तो सडन बंद हो जाता है, जब सारा खत्म हो गया तो बंद हो जाता है। आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है, वेरिएबल ही नहीं है इतना, ठीक है। चलो, फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या था? फेराडे फर्स्ट लॉ W = ZIT। फेराडे का प्रथम नियम क्या है? W = ZIT, है ना। इससे याद रखना है कि अगर मैं 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करूं, तो जो सब्सटेंस कलेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। लेकिन ये तो फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या था? हाँ, इसी से याद आएगा तुम्हें सेकेंड, W1/W2 = Z1/Z2 = E1/E2। याद करो, अगर मेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब मैंने NaCl भर दिया, मैंने AgNO3 भर दिया, मैंने कॉपर सल्फेट भर दिया, है ना, और मैंने एक तरह पानी ले लिया एसिड मिला के, ठीक है, तो NaCl में सोडियम जमा होगा, है ना, AgNO3 में सिल्वर जमा होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर जमा होगा, और पानी मिलाओगे तो हाइड्रोजन जमा होगा और ऑक्सीजन जमा होगा। तो तुम देखोगे भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में मुझे सेम करंट पास करना है, I और T मुझे सेम रखना है, तो IT सेम रखूंगी तो W और Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोड्स पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, वो जो है उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगी? बराबर। मतलब कॉपर जमा होगा ना तो 63.5 नहीं होगा, क्योंकि कॉपर का 63.5 एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट कॉपर +2, कॉपर सल्फेट में कॉपर का चार्ज कितना है? +2, तो 31.75। क्लियर? तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में सेम टाइम सेम करंट पास करने पे जो अमाउंट इकट्ठा होता है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या आती है? बराबर आती है। इससे हम कहते हैं फेराडे सेकेंड लॉ। और आप अगर फॉर्मूला लिख दोगे तो और क्लियर हो जाए, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, NaCl HCl, और ये क्या लिखा है? NaAC, क्या है? सोडियम एसीटेट, है ना। NaCl HCl और NaAC मतलब सोडियम एसीटेट। लैम्डा नॉट M मतलब मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको दिया है। तो देखो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, लैम्डा नॉट NaCl, तो कोलरोस लॉ तो हमने पढ़ा है। लैम्डा नॉट NaCl क्या होता है? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl इक्वल्स टू, तुम्हारे पास आंसर है 126.4। ठीक है, 1-2 साल पहले है ना मेडिकल में सेम क्वेश्चन आया बिना डेटा चेंज किए, NCERT का क्वेश्चन है यूं का यूं। अब देखो लैम्डा नॉट HCl किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl। इसकी वैल्यू कितनी है? 425.9। ठीक है, यूनिट भी लिखनी, मैंने यूनिट नहीं लिखी है ना, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोलर है ना तो मोल इनवर्स। ठीक है, तीनों बार यूनिट लिखनी है तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कटेंगे। और लैम्डा नॉट NaAC मतलब सोडियम एसीटेट, ठीक है भाई, CH3COO Na,
तो ये बराबर होगा लैम्डा नॉट एसीटेट और लैम्डा नॉट Na+. इसका आंसर कितना है? 91. ठीक है, 91. ये इक्वेशन थी. और तुमसे किसका पूछा है? किसकी निकालनी है? HAC मतलब एसिडिक एसिड, AC मतलब एसीटेट, H मतलब H लिख दो. तो मुझे चाहिए एसिटिक एसिड, मतलब मुझे एक तो एसीटेट चाहिए और एक HIN चाहिए. तो एसीटेट तो इक्वेशन 3 में और HIN इक्वेशन 2 में. तो अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए इन दोनों को जोड़ दूं तो एक्स्ट्रा NaCl है. NaCl तोड़ना चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए. तो NaCl की पहली वाली में दी है ना, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दूं तो एसिटिक एसिड आ जाएगा, है ना. तो हम कहेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और माइनस क्या कर दो? इक्वेशन 1. तो हमारा आंसर आएगा लैम्डा नॉट एसीटेट माइनस और लैम्डा नॉट H प्लस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड, है ना. कितना? 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4. ठीक है, 390.5. ठीक है भाई, ठीक है. यूनिट भी लिखोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. बोलो, सिंपल है, कोई डाउट नहीं, है ना. तीनों क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से थे. और ये भी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो क्या होता है? अब मैंने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली. तो R इक्वल्स टू, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. तो रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, है ना. रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता. ठीक है, तो अब तुम्हें यूनिट तो बतानी है. तो रो R की क्या हो गई? ओम. और ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ऐसा यूनिट है ना स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल. तो ओम इंटू मीटर. तो आपको आंसर देना है ओम इंटू मीटर. बस, बोलो, क्लियर. तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है. देखो, पहले तुम्हारे पास है बेंजीन. बेंजीन की रिएक्शन तुम कराओ ओलियम. ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है आपका H2S2O7, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ओलियम. मतलब H2SO4 से रिएक्ट कराओ, है ना. H2S2O7 मतलब H2SO4 मार्केट में जब सप्लाई होता है ना, तो इसमें SO3 मिक्स होता है, फिर आप इसमें पानी मिला के अपने हिसाब से कंसंट्रेशन सेट कर लेते हैं, उसको हम ओलियम बोलते हैं. तो आपको डरना नहीं करिए, ओलियम क्या, आप बेंजीन ले लो और बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराओ. तो देखो कुछ बन रहा है. क्या करें? वाटर निकालें. तो अगर मैं वाटर निकाल दूं यहाँ से तो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो आ ही जाएगा. ठीक है, चलो अब क्या करूं? अब इसने कुछ रिएक्शन बोली है, ए बना दिया, ए तो मैंने पहुंचा दिया. उसके बाद ये कह रहा है NaOH, फिर ये कह रहा है हाइड्रोलिसिस कर दो. तो चलो ए तो पहुंचा दिया. अब ए की रिएक्शन NaOH से करा दो, तो वाटर निकाल दो. तो ये मेरे पास आ गया SO3Na. ठीक है ना. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अब क्या करें? अब अगर मैं इसमें पानी मिला के इसको फ्यूज कर दूं, गला दूं, अब दिमाग लगाओ, क्या ही बाहर जाएगा? और बाहर नहीं जाएगा तो मैं क्या बना सकती हूँ इसमें? इतनी सारी माथा बच्ची करी है तो मैं क्या ही बनाऊं? NaOH से तो रिएक्ट करा, यहाँ पहुंचो, वापस NaOH निकालने से मतलब नहीं है. आप ये सब बाहर निकाल दो. आपका आंसर बेंजीन में क्या है? OH, फिनॉल, है ना. इसको फ्यूज करेंगे ना तो ये सोडियम बाइसल्फाइड बाहर आ जाएगा, NaHSO3. ठीक है, तो ये सारी रिएक्ट करने के बाद ये आपका B है फाइनल आंसर. क्लियर? बेंजीन
बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से, बेंजीन पे SO3H, फिर एसिड बेस इंट्रैक्शन, फिर इसको मेल्ट कर दो। अब यहाँ आओ, फिनॉल और NaOH, ये तो सबको ही पता है, फिनॉल एसिड है, लिटमस टेस्ट भी देता है, ये एसिड है, ये बेस है, तो पहला आंसर क्या है, बेंजीन पे ONA। अब याद करो, मैंने तुम्हें कहा था जब भी फिनॉक्साइड होता है मेजर आंसर ऑर्थो होता है, चाहे आपने रिमर डिमांड पढ़ी हो, है ना। ये रिमर डिमांड नहीं है, ये कौन सी है, सोडियम मोनोऑक्साइड CO2, कोलबेस्मेट, है ना। तो ये CO2 को मैं ऑर्थो पोजीशन पे एंट्री करा दूँ, ठीक है, तो ये COH हो जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करूँगी तो NaOH निकल जाएगा, है ना, और वापस क्या आ जाएगा, फिनॉल। तो मैं अगर यहाँ सीधा आंसर लिखना चाहूँ तो मुझे पता है यहाँ OH आएगा, CO2 लिया है तो CO2 लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ आंसर है आपका सैलिसिलिक एसिड, जो B है वो है सैलिसिलिक एसिड, और A आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। ये है सैलिसिलिक एसिड और ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड और सेकेंड सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है, दोनों रिएक्शंस क्लियर। अब देखो, विलियमसन सिंथेसिस में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है ना, आप सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन देखो, ये एल्कोक्साइड, ये सोडियम, ठीक है, डैश की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करके डाई एल्काइल ईथर बनाते हैं। तो भाई आंसर तो ये है, एक रिएजेंट ये है। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पहुंच जाओ, सोचो, अल्कोहल, अल्कोहल लेंगी ना, तो देखो तुम RO लाओगे, मेरे पास 2 ऑक्सीजन थोड़ा ना है, तुम दिमाग लगाओ कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना RO तो मेरे पास पहले से ही था, है ना, तो जो मैंने लिया है वो सिर्फ R ही दे रहा है एक तरीके से यहाँ पे, और सोडियम को भगाने के लिए हाइड्रोजन नहीं चाहिए, सोडियम को भगाने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ हेलोजन लूँ ताकि Na बार चला जाए, और आंसर तो छुपा हुआ ही था इसके अंदर, तो वहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, हेलो एल्केन, RX एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन। तो विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, है ना, अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड से कराएं तो हमारा आंसर डाई एल्काइल ईथर। सही है, क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम वॉलेटाइल है। रीजन पता है हमें, पढ़ रखा हमने, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसके अपने घर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताओगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस चक्कर में इसका पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो इसमें कोई एसोसिएशन भी नहीं है, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है, आणविक संगुणन नहीं होता है, किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है भाई, नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। लेकिन जब मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो वहां पे दूरी ज्यादा है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं सेट होता है, डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे, तो यहाँ कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो आप बताओगे जब आप पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हो तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ है इंटरमॉलिक्यूलर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही दिखाना है ना, तो मतलब ये पड़ोसी आपस में रिलेटेड है, ठीक है, ये आगे कनेक्ट हो गया, ये इधर से कनेक्ट हो गया, ये आगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, और मॉलिक्यूलर एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूलर एक दूसरे के नजदीक आ गए, है ना, तो फिर अब इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ना,
तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, क्योंकि यहाँ एसोसिएशन है, आणविक संगुणन है, और यहाँ आपको बताना है यहाँ कोई एसोसिएशन तो है नहीं, इसलिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, बॉइलिंग पॉइंट लेस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। नेक्स्ट इसको कंप्लीट करो, ये तो बहुत सरल है। पहला बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड, कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर कर दे, AlCl3 लिखा ही तो है, और उसने A और B दोनों पूछा है, तो आधा नंबर उसका है, आधा नंबर उसका है, क्योंकि वैसे तो अपन मेजर प्रोडक्ट लिख के छोड़ देते, बात खत्म, पर इस बार उसने दोनों पूछा है, समझे मेरी बात, तो दोनों आंसर आने चाहिए। तो बेंजीन पे किसको कनेक्ट करूँ, COCH3, तो देखो A तो मेन प्रोडक्ट लिखो, तो हम कहेंगे देखो बेंजीन कनेक्शन C से करना, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या HCl, तो इसका नाम बताओ, एसिटोफिनॉल है ना, तो इसका नाम है एसिटोफिनॉल, ठीक है, प्लस आपका HCl। और इधर ये कौन सा सिंथेसिस है, विलियमसन, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराओ। लेकिन तुम देखो यहाँ अपन थोड़े फंसे नहीं, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है, 3 डिग्री हेलो एल्केन में फंस जाते हो, आपको भी ये तो वाया SN1 मैकेनिज्म जाएगा, और अगर ये SN1 मैकेनिज्म जाएगा तो भाई यहाँ तो कार्ब केटायन बनेगा, कार्ब केटायन बनेगा, तुम्हें वो सुनाई थी ना स्टोरी जोधा अकबर वाली, नहीं पद्मावती वाली, है ना, अगर ये कार्ब केटायन बनेगा और ये मिथॉक्साइड तो बेस है ना, ये कहेगा प्रोटॉन दे दो, तब भी काम तो चल जाएगा, अटैक तो करेगा पर ये अटैक करने नहीं देगा, ये इसको प्रोटॉन पकड़ा देगा, और यहाँ से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो आपका A तो है एल्कीन, क्योंकि ना ये लिखता ही ऐसे है कि बच्चा फटाफट NaBr निकाले, एक बार तो लगता है ना NaBr बाहर निकाल के ईथर बना दो, पर ऐसे कैसे बना दो, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हो ना, तो बनेगा ही नहीं एल्कीन। तो आपका आंसर है, मतलब एल्कीन बनेगा, हेलो वो नहीं बनेगा, ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। अब बाकी सेकेंड प्रोडक्ट क्या है इसका, मिथेनॉल, CH3OH, क्योंकि ये प्रोटॉन छोड़ेगा ना, मिथेनॉल और प्लस NaBr, ठीक है। तो अब तीनों लिख दो, ये बनेगा, मिथेनॉल तो बनेगा ही, और NaBr, क्लियर। तो ये FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसमें ईथर नहीं बन रहा है, ईथर का बन रहा है, एल्कीन बन रहा है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए, अच्छा उपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट, जब आप क्यूमीन से फिनॉल बनाते हो तो साइड प्रोडक्ट बताओ, तो पूरी रिएक्शन ही बताओ, क्या था क्यूमीन, हाँ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, तो ये हमने बना दिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पहला काम था इसका ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो ये ऑक्सीजन आपके 3 डिग्री कार्बन है ना, यहाँ से इसको बना देगा परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। तो हम कहेंगे हमारा कुछ आंसर ऐसा है, देखो ये बन गया हमारा हाइड्रो परऑक्साइड और ये क्यूमीन। अब अगर मैं कहूँ बस इसको गर्म कर दो मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, गर्म कर दो, बोलो क्या बनाओ, ऐसे ही दिमाग लगाओ, क्या ही बाहर निकालना है कि कुछ अच्छा सा बन जाए। देखो अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बनता है ना, और वैसे भी तो कह रहा है क्यूमीन से क्या बनाना है, तो बेंजीन पे वही आ गया ना, फिनॉल। तो फिनॉल और एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एसीटोन, है ना। तो ये कॉमर्शियल मेथड है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिनॉल का प्रोडक्शन इसी से ही होता है, और इससे हमको एक फ़ायदा होता है कि साइड में एसीटोन, ये भी तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इवन इम्पॉर्टेंट जोड़ो, जिस रेट से फिनॉल नहीं बिकता है ना, उस रेट से तो वो बिक जाता है। बॉटल लाते हैं ना अपन टेस्ट के लिए, तो फिनॉल सस्ता आता है, एसीटोन महंगा आता है ना। तो हम कहेंगे वाह ये तो बढ़िया, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा है, क्लियर। तो ये आपका पूरा रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एसीटोन अल्कोहल, एसीटोन मतलब कीटोन, ठीक है। एसीटोन अल्कोहल
और प्रोपेन, ठीक है भाई, प्रोपेन ले लेते हैं हम 3 कार्बन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अब देखो क्वेश्चन की गलती मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसको एसीटोन की जगह एसिटल्डिहाइड देना चाहिए था। एसीटोन की जगह क्या लिखता है, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि पहला जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ना वो वेट के हिसाब से होता है, वजन के हिसाब से, तो मोलर मास इसका ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चलो एसीटोन का वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, कीटोन का 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पे ये चल जाएगा। लेकिन सब बच्चों को याद थोड़ा ना होता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एसीटोन का 54 के अराउंड होता है, और प्रोपेन तो हमको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन तो गैस है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस है, मतलब 25 डिग्री से भी नीचे जाया होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। 25 पे तो मुझे गैस फॉर्म में मिल रही है ना, तो फिर बॉयल गैस कब बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे बनेगा ना, तो गैस तो मुझे 25 पे मिल रही है तो उससे भी कम होगा, ठीक है। पर नहीं देना होता है ना, मतलब जैसे अगर बच्चे का पता है तब तो चलो अभी बता देंगे, नहीं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ना मोलर मास से चेक करते हैं, यहाँ चल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्कोहल में तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो ठीक है, यहाँ अल्कोहल में तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एल्डिहाइड कीटोन में आपका ये C डबल बॉन्ड हो है ना, तो ये आपको पता ही है ये पूरा पूरा पोलर है ना, क्या इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो हम कहेंगे कीटोन में तो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है ही। और एल्केन्स को हम पैराफिन बोलते हैं, इसका मतलब नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में तो जब कोई अट्रैक्शन नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कमजोर वही तो होता है, सबसे दुर्बल आकर्षण बल कौन सा है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, तो ये तो सबसे वीक है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में मॉलिक्यूल पास तो आएंगे, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे फिलहाल हम इथेनॉल लिख लेते हैं, चलो। फिर यहाँ अट्रैक्शन तो है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो उसके बाद हम कहेंगे कीटोन यानी कि एसीटोन, और फिर प्रोपेन, ठीक है। तो आपको आंसर देना है पहले इथेनॉल, फिर एसीटोन और फिर प्रोपेन, ठीक है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट हम जब लगाते हैं जब मोलर मास इक्वल होता है, यहाँ लग गया, डेटा बेस्ड इसलिए लग गया, बाकी ध्यान रखना है। अब देखो 3 रिएक्शंस लिखनी है, रोजेनमंड, गाटरमैन कोच और वुल्फ किश्नर। बोलो सबसे पहले रोजेनमंड बताओ, रोजेनमंड, दूसरा हेडिंग याद रखना था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, शॉर्ट से बना के दिया था, रोजेनमंड पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। क्या लेते हैं रोजेनमंड का कैटलिस्ट, आंशिक अपचयन करना है, बीच में रोकना है, तो जहर मिलाना पड़ेगा। कौन सा पॉइजन था, BSO4, किसको देना है जहर, किसको देना है, पैलेडियम को, है ना। एक रिएक्शन थी जहां हमें लेना था PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड ले लो, ठीक है, और आप इसका आंशिक अपचयन कर दो, याद करो सिखाया था आपको, है ना। क्या जाएगा यहाँ से HCl और बनेगा क्या, एल्डिहाइड। कंप्लीट रिडक्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। फिर आप एरो पे उबलती हुई ज़ाइलिन, क्विलोलिन, सल्फर, इनमें से कुछ भी, है ना। ये इसलिए लेते हैं कि इसका टेम्परेचर सुटेबल होता है, रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, ज़ाइलिन को उबालोगे तो वही टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी है, इसलिए, ठीक है। अब गाटरमैन कोच, बोलो गाटरमैन कोच कौन सी थी, याद नहीं है, बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी थी, CO प्लस HCl। अब तुम्हें याद हो तो बेंजीन पे ना बिना लुईस एसिड के अटैक होता नहीं है, तो आपको लेना है एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो CO प्लस HCl आपके बनेगा फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, वैसे तो अनस्टेबल है, इसमें टूट जाएगा, तो हमने दो ही तो मिला रही थी, बन जाएगा, तो ये आपका गया, HCl फिर गया, और बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए, तो बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
तो पहली रोजेनमेंट, दूसरी गार्डरमैन। वुल्फ किश्नर बोलो, वुल्फ किश्नर क्या थी, किसमें है, तीनों चैप्टर तो याद है तीनों। वुल्फ किश्नर रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आपको करानी थी हाइड्रेजीन, ठीक है, हाइड्रेजीन से कराओ। ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा। पहला आंसर है हाइड्रेजोन, है ना, और हाइड्रेजोन को गर्म कर दो तो नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। आपका आंसर है CH2 यानी कि Alk, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइड लेओगे तब भी चलेगा, कीटोन लेओगे तब भी चलेगा। तो पहले हाइड्रेजीन, बीच में मिडल प्रोडक्ट है हाइड्रेजोन, ठीक है, मध्यवर्ती हाइड्रेजोन, और हाइड्रेजोन को गर्म करना पड़ेगा, तब आपका आंसर है Lk। बोलो, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देना है। देखो ये एसिटिक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, और ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। अब आपको सीखा हुआ है कि ये COOH ग्रुप तो है ना। अब यहाँ या तो EDG होगा या EWG, तो विड्रॉइंग ग्रुप तो इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये प्रोटॉन छोड़ेगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो विड्रॉइंग ग्रुप तो आपकी मदद करेगा, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाएगा। डोनेटिंग इसको सपोर्ट करेगा तो ये प्रोटॉन नहीं छोड़ेगा, तो EDG डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो EDG कहाँ है पहले तो ये देख लो, डोनेटिंग कहाँ मिला, थर्ड एसिटिक एसिड, मिथाइल लगा हुआ है ना, तो ये तो सबसे खराब है, इसको तो हम ऑर्डर कौन सा देना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे वीक वाला तो एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक से तो फिर फॉर्मिक ही ठीक है, क्योंकि कम से कम डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। अब बोलो, अब आपके पास नाइट्रो भी है और फ्लोरीन भी है, तो अब मैंने आपको रूल बताया था, DNP रूल। हाँ, DNP रूल कहता है कि अगर आप फंस जाओ तो आप देखो सबसे पहले दूरी, D मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो नहीं है भाई, ट्राईफ्लोरो है और नाइट्रो है, डिस्टेंस तो 2 नंबर पे ही है। फिर आप देखो नंबर, डिस्टेंस हो गया, फिर क्या था, नंबर, है ना, संख्या ज़्यादा कहाँ पे है, और फिर क्या देखो, पावर। भाई नाइट्रो प्रबल है, फ्लोरीन वीक है, नाइट्रो ज़्यादा विड्रॉइंग है, भाई नाइट्रो बढ़िया विड्रॉइंग है कि फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉइंग है, तो हम कहेंगे नाइट्रो ज़्यादा विड्रॉइंग है, लेकिन पावर से पहले नंबर तो देखो, है ना। तो अब मान लो कि 3 दुश्मन है ना, दुश्मन कमजोर है पर 3 है, और एक दुश्मन पावरफुल है पर वो एक ही है ना, तो फिर 3 ज़्यादा खतरनाक हुए ना, ऐसे सोचना है। तो हम कहेंगे चलो डिस्टेंस का तो टंटा था नहीं, नंबर से देखना पड़ेगा, तो भाई ट्राईफ्लोरो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ ना, विड्रॉइंग ज़्यादा हो गया, नाइट्रो इतना नहीं हुआ, तो यहाँ नाइट्रो एसिटिक एसिड, और उससे भी तेज कौन पड़ेगा, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। रूल कौन सा लगाएंगे, DNP, डिस्टेंस, नंबर, पावर, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे आगे लिख दिया आपने, सबसे ज्यादा वाला। अब यहां बताओ, 3 रिएक्शन फिर बतानी है, इटार्ड, केनिज़ारो और HVZ। बोलो, इटार्ड कौन से चैप्टर की है, एल्डिहाइड कीटोन। देखो इटार्ड तो आपकी है टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना, है ना। अब आपको पता है कि मैं सीधा अगर KMnO4 KOH लूँ तो बेंजीन पे कुक बन जाएगा, मैं इसको एल्डिहाइड में नहीं रोक सकती, मैं अगर इसको ऑक्सीडाइज करूँ ना तो सीधा एसिड बनता है। रोकने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें थी, या तो मैं इटार्ड रिएक्शन कराऊँ, इटार्ड में क्या होता था, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और दूसरा था यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। 2 तरीके थे मेरे पास, ठीक है। अब मान लो तुम्हें रिएक्शन याद नहीं है, जो कि वाकई में नहीं है, तो टोलुइन ले, पहला स्टेप ले क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड आपका CS2 में घुला हुआ है, और सेकेंड स्टेप ले लो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले आपको इससे रिएक्ट करना है, दूसरा इससे रिएक्ट करना है, और आप सीधा आंसर लिख दो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि पक्का अगर आपको याद नहीं तो आप गलती करोगे, ऐसे लिखोगे तो आपका नंबर कटेंगे नहीं, पूरे मिल जाएंगे। बस उसको ये देखना है, ये होना चाहिए,
प्रोडक्ट सही होना चाहिए और इंटरमीडिएट सही होना चाहिए। जो आपने लिया है स्टेप 1 ये स्टेप 2, ठीक है। केनिज़ारो तुम्हें याद है ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो सांद्र क्षार है ना, 50% NaOH 50% KOH। अभी जेई में कल परसों क्वेश्चन भी था कि 50% NaOH की प्रेजेंस में मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई। आंसर क्या है? तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड और ये 50% NaOH, यहाँ लिखो सांद्र क्षार। तो तुम सोचो ना बेंजल्डिहाइड भी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो केनिज़ारो ही तो हुआ। तो आपको करना कुछ नहीं था, मेटा क्लोरो का तो टेंशन ही नहीं लेना था। केनिज़ारो में क्या होता है, एक का रिडक्शन कर दो, एक का ऑक्सीडेशन। तो अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है तो देखो मैंने यहाँ पे भी H दे दिया और इसको यहाँ से भी H दे दिया, तो मिथा फॉर्मल्डिहाइड का मिथेनॉल बन गया। तो एक आंसर तो मेरा रिडक्शन प्रोडक्ट है मिथेनॉल और एक मेरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है यानी HCO। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगी तो फॉर्मिक एसिड, पर फिर NaOH भी तो लिया है ना, तो सोडियम फॉर्मेट, यहाँ से क्या आएगा ONA, तो मीथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। तो ये बन गई यानी सर, क्लियर है। तीसरी हेल वोलार्ड जिलेंस्की, बोलो HVZ। हर रिएक्शन का है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो भाई। इटार्ड क्या था, क्रोमाइल क्लोराइड वाली थी। केनिज़ारो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाली थी और HVZ अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लेने, अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेते हैं। ये लो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर दिया। इसकी रिएक्शन आप कराओ हैलोजन से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो इसको रिप्लेस ही तो करना है, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ हैलोजन लगा दो, अल्फा हेलो एल्केनोइक एसिड। ये आपकी हो गई हेल वोलार्ड जिलेंस्की, है ना। तो ये एल्डिहाइड बनाने की, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन और वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, तीनों अलग अलग टॉपिक है। चैप्टर आपका वही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, बोलो। एस्ट्रिफिकेशन एस्टर का निर्माण, है ना, एस्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या है, RCOOR। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, एस्टर में ये जो लिविंग ग्रुप ये OR, ये अल्कोहल से आता है क्योंकि इस पे तुम्हारे 2-3 मैकेनिज्म सॉल्व होंगी। और ये जो है ना RCO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है क्योंकि एग्जामिनर कहेगा मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ लेकिन ऑक्सीजन 17 है और मैं अल्कोहल ले रहा हूँ ऑक्सीजन 18 है, तो ये तो पता है एस्टर बनाओ, पर एस्टर में ऑक्सीजन 17-18 कहाँ आएगा, साथ में वाटर भी बनेगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई देखो एस्ट्रिफिकेशन में मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और एस्ट्रिफिकेशन में मुझे अल्कोहल लेना है, क्लियर। अब ये रिएक्शन वैसे तो रिवर्सिबल है क्योंकि अगर मैं वाटर एलिमिनेट करूं, है ना, तो एस्टर वापस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पढ़ा तो था। इसलिए आप साथ में ले लो कंसनट्रेटेड H2SO4। ये क्या करेगा, जो साथ में पानी बनेगा ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो रिएक्शन बैक साइड नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो मुझे मिला RCO वाला पार्ट और अल्कोहल से मुझे मिला OR वाला पार्ट। तो अगर कॉम्पिटिशन में पूछेगा ना तो वो कहेगा ऑक्सीजन 18 है, तो ऑक्सीजन 18 अगर अल्कोहल में है ना तो एस्टर में ऑक्सीजन 18 आएगा क्योंकि OR जो है वो अल्कोहल का एस्टर में घुस जाता है और एसिड का जो ऑक्सीजन है OH है वो पानी में चला जाता है। वो कहे नहीं एसिड में ऑक्सीजन 18 है तो ऑक्सीजन 18 पानी में चला जाएगा, क्लियर। तो एस्ट्रिफिकेशन क्या है, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या सिंपल है, ठीक है। इतना ही है शायद पेपर तुम्हारा, हाँ ये अलग है, चलो क्लियर। तो ये है आपका मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पहले करके जाने हैं, ठीक है।